टॉपिक है वो है ओरिएंटलिज्म। गुड। ओरिएंटलिज्म एक अवधारणा है जिसे फिलिस्तीनी अमेरिकी विद्वान एडवर्ड सईद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिएंटलिज्म 1978 में विस्तार से समझाया था। लिख देंगे बेटा, यहाँ इसका नाम लिख दो, एडवर्ड सैद का नाम लिख दो, कष्ट है आपको, ताकि बच्चे अपने फ़ोन पे निकालो। प्लीज़ मैं चाहता हूँ सब अपने फ़ोन में कोई ग्रुप में शेयर करें फ़ोटो। आदमी कैसा था देखो जरा, हम तब जुड़ते ऐसे, हमने क्या लेना कौन सा एडवर्ड सैड एस सैड। मैं बता दूं आपको, ये क्रिश्चियन थे, फिलिस्तीन में पैदा हुए, मुस्लिम नहीं थे, ये क्रिश्चियन थे, है ना। एडवर्ड सैड प्रोफेसर थे, बहुत बड़े अमेरिका में। आगे बढ़ो। इसका अर्थ पश्चिमी दुनिया द्वारा पूर्वी सभ्यताओं को देखने, चित्रित करने और समझने के तरीके से जुड़ा है, Good. जो अक्सर पक्षपातपूर्ण और गलत धारणाओं पर आधारित होता है। हम इसके थोड़े इतिहास की तरफ जाते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोपियन ने पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। उनमें से एक हमारा इंडिया भी था। इंडिया जैसे ऐसे ईस्ट के बहुत से देश थे जिनको अंग्रेजों ने, और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, फ्रांस, पुर्तगाल, ऐसी कंट्रीज ने कॉलोनाइज कर रखा था। तो इन लोगों को एक गलतफहमी हो गई थी कि इन्होंने खुद को यानी यूरोपियन कंट्रीज को दुनिया का सेंटर मान लिया था, और यह मानने लगे थे कि जो भी है हम ही है, और जो भी हम बताएंगे, हम जो करेंगे वही सच है और कुछ भी सच नहीं। रुको बेटा एक मिनट, देखो इसका एग्जांपल देखो। आज जो वर्ल्ड का टाइम है ना, टाइम वो पता कहाँ से मानते हैं? इंग्लैंड के पास से एक लाइन जाती है, मध्याह्न लिखा है, देखो इस पे, ग्रीनविच मेरिडियन, जो इंग्लैंड को बीच से काटे, जो ज्योग्राफी पढ़ी हुई है ना, जो टाइम का जोन जो बढ़ता है दुनिया में, वो उस टाइम का बनाया हुआ है। और उसके लिए सेंटर पता कहाँ से लिया है? इंग्लैंड के बीच से। मतलब हम दुनिया के सेंटर में, तो इंग्लैंड से 4 घंटे पीछे जाना है इंडिया की तरफ, या इंग्लैंड से 3 घंटे आगे जाना है उसकी तरफ, अमेरिका की तरफ, समझे आप? तो मतलब ये मानते थे सब कुछ शुरू कहाँ से होगा, जहाँ से हम चाहें। आज जो हम जो टाइम मान रहे हैं ना, कितना 2000 कितना है आजकल? 25 की 26 25। ये 2026 के कौन सा टाइम है भाई जी? किसका टाइम है? ये टाइम क्रिश्चियन टाइम है, समझे आप? जब एक था, आज 2026 हुए ना, जब एक था तब क्या हुआ था? जब 1 साल था पहला, तब क्या था? उस टाइम जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था कि डेथ हुई थी। एडी होता है, हम BC में कि AD में है ना, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट की मृत्यु या जन्म के बाद। ये टाइम, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये टाइम ये अंग्रेज का टाइम दिया हुआ है। ये जो महीने आप पढ़ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या ये हमारे मौसम के साथ मैच करते हैं? हमारा अपना लोकल समय था, विक्रमी संवत, फलाना संवत, किसी का कोई और कल्चरल समय था। तो ये मानते थे सब कुछ हम देंगे आपको, दुनिया को एक लॉजिक, हमसे सुबह हमसे शाम। वो बड़ा सा बता रही है मैडम, आगे बोलो। हम बताएंगे, हम जो करेंगे वही सच है और कुछ भी सच नहीं। बाकी सारी दुनिया का ठेका हमने ले रखा है। पूरी दुनिया को सिविलाइज करने का और इनकी हिस्ट्री लिखने, इनके कल्चर को डिफाइन करने का, जिसको व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी कहा जाता है। ब्यूटीफुल। बताओ भाई, किसने दी थी ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी? ढूंढो जरा, तब तक आपने लिखा तो बता सकते हैं। व्हाइट मैन बर्डन, गोरे आदमी के कंधों पे वजन का सिद्धांत। गोरा आदमी जो है उसके कंधे पे बड़ा वजन है? सुना है किसी ने? नाम बताओ, ग्रुप में शेयर करो। इंडिया में था वो बंदा, हाँ, जिसे जंगल बुक भी लिखी, सुना है? बल्लू बगीरा, शेर खान, वो वाला बंदा, ठीक है ना। तो उसे बोलता था, इसका क्या मतलब बेटा बता सकते हो आप? व्हाइट मैन बर्डन कि मतलब पूरी दुनिया को जो है सभ्य है ना, बिल्कुल। इसका मतलब था कि गोरे लोग जो है, वेस्ट के जो लोग हैं, सबसे सभ्य है, और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ उन लोगों को इंसान बनाने के लिए आए हैं। आपको सुधारने के लिए आए, हम यहाँ कब्जा करने नहीं आए, आपको इंसान बनाना चाहते हैं। तो अपने को श्रेष्ठ मानने की जो सोच है वो दिखती है। शाबाश बिटिया। तो इन लोगों ने क्या किया, यूरोप को रखा दुनिया के सेंटर में और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखना शुरू किया। Good. और कल्चर को डिफाइन करना शुरू किया। खासतौर पर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट कंट्री और इस्लामिक कंट्रीज और इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए इन्होंने ऐसी इमेज बनाई कि पूर्वी दुनिया इन्हें इन्हीं के चश्मों से देखे। रुको बेटा, आपके बोलने से ना मेरे माइंड में वो है, जैसे वो था नहीं, वो साइंटिस्ट जिसने तैरने का सिद्धांत निकाला था, यूरेका बोला था उसने, आपको नहीं पता? आर्किमिडीज। देखो इसने बोला, लड़की ने, इन्होंने यूरोप को दुनिया के कहाँ रखा? बीच में। आज 2024 हो गए ना, ये देखो ये मैप कैसे बना हुआ, ये देखो इस मैप में, ये मैप का फोटो ऐसे लिया गया है दूर से कि यूरोप कहाँ है दुनिया के बीच में, क्योंकि बॉल तो गोल है ना,
क्यों नहीं इस मैप में यूरोप को यहाँ कैसे रखते और ये चाइना और ये बीच में आता, ज़्यादा आबादी तो यहाँ है, ये कोई फिक्स थोड़ी भाई, गोल है बॉल, पिक्चर ये यहाँ से ली गई है सेंटर में, क्यों? वो जो कितनी बड़ी बात बोली, देखो आज इतने सालों बाद भी दुनिया की तस्वीर कैसी है, जबकि ज़्यादातर लोग इस तरफ रहते हैं। तो मतलब देखो कितनी बड़ी बात बोली आपने, शाबाश बेटे, बोलो। हमारी हिस्ट्री को इन्हीं के नजरिए से समझें। अब हम बात करते हैं ओरिएंट वर्ड, जो फ्रेंच और लैटिन से निकलकर आया है, ओरिएंट, जिसका अर्थ है ऐसा लैंड जहां पर सूरज सबसे पहले निकलता है, हाँ। यानी कि ईस्ट साइड वाला लैंड। इसमें ऐसा माना जाता है जो अर्ली यूरोपियन राइटर थे जो यहाँ पर नाइल बनाकर रहने लगे थे, वो हमारे कल्चर हिस्ट्री के बारे में यूरोप को बता रहे थे। उन्होंने ठीक से हमारे कल्चर को स्टडी नहीं किया, और जब वो हमारी हिस्ट्री बता रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिमाग में भेदभाव रखा। शायद इसका कारण यह भी माना जाता है कि वो ईस्ट के कल्चर को सही से समझ ही ना पाए। आज ऐसे सोशल मीडिया से वहाँ के लोगों को यहाँ के कल्चर का पता चल जाता है, वैसे वो लोग समझ ही नहीं पाए। वो लोग क्या मानते थे कि हम लोग यहाँ के ईस्ट के लिटरेचर को अपने लैंग्वेज में चेंज कर देंगे तो हमें समझ आ जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो, अगर ऐसा होता तो हम किसी कल्चर को लिटरेचर में ट्रांसलेट मतलब अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो लोग इतनी दूर दूर से भारत को समझने के भारत को देखने के लिए क्यों आते हैं? देखो इनका क्या मतलब है, समझो आप क्या बोल रही है मैडम। उस टाइम क्योंकि सोशल मीडिया तो था नहीं कि इंडिया के ढूंढो और इंडिया के कल्चर दिख जाएगा आपको, नहीं। जो ये भारत पे कब्जा करने जो लोग आए थे या अफ्रीका पे कब्जा करने आए थे, इन्होंने अपने साथ किताबें लिखी कि इंडिया में लोग ऐसे होते हैं, और जैसे ही लिखी कि इंडिया के लोग तो सपेरे होते। इंडिया की एक पुरानी अमेरिका की फिल्में देखेंगे तो उसमें पता है इंडिया कैसे पिक्चर होती थी कि एक नागिन डांस कर रहा है और रस्सी ऊपर उड़ रही है, कोई जम्बूरे की तरह लटक रहा है। पुरानी अमेरिका की फिल्मों में इंडिया की इमेज ये होती थी। तो जो उन्होंने लिख दिया भारत के बारे में, देखो इस बंदे ने एक जंगल बुक लिख ली कि एक आदमी का बच्चा भेड़िए ने पाल लिया। भेड़िया तो सबसे पहले आदमी का बच्चा खाता है, पालता थोड़ी है, गिदड़ी खा जाता है। तो बोलने का मतलब वो एक बुक लिखी और उससे उनके नज़रों में हम एक जो जिन्होंने इनकी किताबें पढ़ी, नोवेल पढ़ी, उनकी नज़रों में हम एक फैंटेसी हो गए। वहाँ के लोग ऐसे होते हैं जी, जो उन्होंने घुसियाँ मारी, कई पीढ़ियों ने वही किताब पढ़ी और उनके पास हमको जानने का तरीका वो किताबें ही थी। और लिखने वाले कौन थे उसको? वहीं के लोग जो यहाँ आए थे। तो हम उनके लिए एक सब्जेक्ट बन गए। क्या बन गए? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पढ़ने का। हमारी कोई राय नहीं थी उसमें कि हाँ जी आपका कल्चर कैसा है। हम उनके लिए जैसे चिड़ियाघर में जानवर नहीं रखा होता वैसे स्टडी करते। देखो जी इंडिया के लोग ऐसे होते थे, मैक्सिमम तो आते थे नहीं, अखबारों और किताबों से ही पढ़ते थे हमारे बारे में। तो ये जो हमारा रुतबा एक जानवर बना दिया गया हमें, या एक वस्तु बना दिया गया, उसकी तरफ ये संकेत करता है ओरिएंटलिज्म। शाबाश बेटे। ये जो टर्म है ओरिएंटलिज्म, पास्ट में इसका उपयोग इंसल्टिंग वे में किया जाता था। हाँ, लेकिन समय के साथ साथ इसका मतलब ही बदल गया। भले ही पास्ट में इन्होंने इसका यूज इंसल्टिंग वे में किया हो, लेकिन ईस्ट के कल्चर से इन्होंने बहुत कुछ उधार भी लिया है। जैसे यूरोप में जो रेनेसां आया था, उस टाइम के आर्किटेक्चर और डिजाइन को देखे तो काफी हद तक अरब इन्फ्लुएंस मिलता है। हाँ। उस डिजाइन पर इन्होंने यह सोचा कि अरब का कल्चर तो इस्लामिक कल्चर हो या इंडिया का कल्चर हो, यह सारे कल्चर अलग थोड़ी है, कहीं ना कहीं यह एक ही है। तो इन सबको वैसे ही स्टडी करना चाहिए जैसे कि हम यूरोपियन कल्चर को स्टडी करते हैं। गुड। सर विलियम जोन्स वो पहले आदमी थे जिन्होंने यूरोपियन लैंग्वेज और इंडो आर्यन लैंग्वेज के बीच रिश्ते की बात की थी। हाँ, विलियम जोन्स हिस्ट्री पढ़ी आपने भारत की? कलकत्ता में एक संस्था बनाई थी उसने, क्या था नाम? मैं संस्था का नाम भूल गया, बोलो आप बोलो। हाँ, एशियाटिक सोसाइटी। गुड बेटा, आगे बोलो। उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं इन दोनों लैंग्वेज में रिश्ता है। हाँ। लेकिन बाद में थॉमस मैकॉले और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे लोगों ने सपोर्ट शुरू कर दिया। वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न तरीके से देनी चाहिए। हाँ। एक तरफ तो सर विलियम जॉन जैसे लोग थे जो इन दोनों लैंग्वेज के बीच में रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, और एक तरफ ऐसे लोग थे जॉन स्टुअर्ट मिल और थॉमस मैकॉले जैसे जो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। इन सब के अलावा ओरिएंटलिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट नाम है एडवर्ड सईद का। इनका कहना था कि ये जो कॉलोनाइजर थे, इन्होंने छोटी मोटी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया। यह लोग
अपने हिसाब से हिस्ट्री को बताने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने कल्चर को समझने के लिए ट्रांसलेशन शुरू की थी। इन्होंने अपनी हिस्ट्री को सर्वोच्च दिखाने के लिए अरब के लोगों को इस तरह से दिखाया कि ये एक घूमने वाले गवार लोग हैं जो अपनी वाइफ्स को हरम में रखते हैं। एडवर्ड सईद बोलते हैं कि इन लोगों को पता तो नहीं था कि कौन सी कंट्री कैसी है, किसका क्या कल्चर है, तो यह स्टडी क्या ही करेंगे। ओरिएंटलिज्म किताब इन्होंने मिडल ईस्ट के देशों इजिप्ट, ईरान और टर्की, इराक, सऊदी अरब, इजराइल तथा फिलिस्तीन के संदर्भ में लिखी है। बिल्कुल, क्योंकि खुद ये इस इलाके से बिलोंग करते थे। इंडिया के संदर्भ में इन्होंने सिर्फ इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया है, पर ज़्यादा फोकस इनका अरब देशों और अफ्रीका की तरफ है, क्योंकि ये उधर के थे। पर इसको हमने भी समझा, फिर हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है ना, तो ये बता रहे गुड बेटा। इनमें जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर टेंशन चल रही थी, यानी कि सारी जो कहानी है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू होती है। आपको पता ही होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन इन दोनों मतलब जो है ज़्यादा चल। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा उपनिवेश किसके थे? फ्रांस और इंग्लैंड के। अफ्रीका में मैक्सिमम फ्रांस के थे और एशिया में इसके इंग्लैंड का भी था, है ना। तो ये बता रहे कि ये मेन थे। आगे बोलो बेटा। शाबाश। इन दोनों ने पूरी दुनिया में ज्यादातर नक्शे बनाए। क्या होता है जब हम देश के लोगों को अननेचुरल बॉर्डर बनाकर बांटते हैं तो कल्चर पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कैसे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है? एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों के साथ में कनेक्टेड फील करते हैं। बॉर्डर बनने के बावजूद भी जब दो अलग अलग देश बन गए तो इसके बाद वो किसी भी हालत में एक नहीं हो सकते। पॉलिटिशियन उन्हें एक नहीं होने देते, चाहे उनके कल्चर कितने भी मैच करते हो। नेशनलिज्म नाम की जो भावना थी उस टाइम पर, उस वजह से भी इनके बीच टेंशन पैदा हो गई। कुछ रिलीजियस टेंशन भी थी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में गुप्त एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, ये देखो क्या बता रहा है आपको। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान याद होगा खिलाफत आंदोलन हुई थी हमारे यहाँ, खिलाफत आंदोलन टर्की के सुल्तान को बचाने के लिए। उस टाइम जो टर्की का सुल्तान था उसके पास ये सारा सऊदी अरेबिया वगैरह ये सारा इलाका उसके पास था बेटा। ये जो कंट्रीज है ना, सऊदी अरेबिया, इराक वगैरह, ये कंट्री नहीं थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। ये सारी इसके पास थी। किसके पास? टर्की के पास। जब इसको हराया इन्होंने तो फिर इसके इलाकों को बांटा, फिर एक सीरिया बनाया, एक लेबनान बनाया, एक फिलिस्तीन बनाया। ऐसे ऐसे करके इनके अलग अलग टुकड़े करके नए नए देश बनाए, समझे। उसी दौरान यहूदियों ने भी उसके सेटिंग की उसके साथ। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ, क्योंकि फिलिस्तीन ब्रिटेन को मिला था देखने के लिए। तो तब धीरे धीरे यहूदियों ने वहाँ आना शुरू कर दिया और बाद में इजराइल देश बनाया। तो ये बता रहा है इनके बीच में झगड़े नहीं थे, ये एक जगह थी पर इसके टुकड़े किए इन लोगों ने चालाकी से, ऐसा बोल रहा है। आगे बोलो। शाबाश। आज आप इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई के बारे में सुनते हो। आपको पता है इसके बीच कब हो गए थे? इनमें तो बड़ा कट्टर नेशनलिज्म बढ़ गया। 1936 से 39 में 3 साल तक फिलिस्तीन में अरब विद्रोह चला और आज भी इनके बीच लड़ाई चली है। वर्ल्ड वॉर दो के बाद यह प्रॉब्लम और बढ़ गई। एडवर्ड सईद कहते हैं कि यह सारी गलती फ्रांस और ब्रिटेन की थी जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर एक के बाद की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कोशिश हुई, अरबों और यहूदियों के बीच शांति बनी रहे, लेकिन लड़ाइयाँ रुकी नहीं। 1948 में लड़ाई हुई, 1967 में फिर से हुई। इजराइल को एक देश मानने से इनकार किया गया। ऐसे में दुनिया के सामने एक बुक आती है ओरिएंटलिज्म। 1980 में ईरान और इराक के बीच युद्ध। ऐसे में तब की हुई गलतियाँ आज भी अपना असर दिखा रही हैं। इस बुक में साफ बताया गया है। ओरिएंटलिज्म केवल एक ऐतिहासिक अवधारणा नहीं है, बल्कि आज भी यह विभिन्न रूपों में मीडिया, राजनीति और वैश्विक संबंधों में मौजूद है। इसे समझना महत्वपूर्ण है ताकि पूर्वाग्रहों को पहचाना जा सके। और क्या शब्द किया आपने? ताकि पूर्वाग्रहों को, है ना, जो पहले से हम मान लेते। शाबाश बेटा। वो पहचाना जा सके और पूर्वी देशों को उनकी वास्तविकता के अनुसार देखने और समझने की कोशिश की जाए। बजाओ ताली बहन के समान है।